नमस्कार। यूथ पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसमें पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी एक खास एजेंसी को सौंपी गई थी। जी हाँ, आपको याद होगा उदयपुर की घटना और उसके बाद अमरावती की जो घटना हुई थी, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। किसी के बयान देने मात्र पर किसी का गला कैसे रेता जा सकता है। कोई व्यक्ति अपराध की प्रवृत्ति में जब तक शामिल नहीं होगा और उसके बैकग्राउंड में जब तक कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक वो इतनी बड़ी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है। उदयपुर और अमरावती दोनों ही जगह पर एक जैसी लगभग समान प्रवृत्ति की योजना और घटना हमें दिखाई दी और उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी को इन्वॉल्व किया गया और उसके साथ ही जब परत दर परत तथ्य उभर कर सामने आने लगे और जब हमें चीज़ें दिखाई देने लगी तो पता लगा कि इन घटनाओं का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से है और जिसका दायरा भारत से बाहर निकलकर शत्रु देशों तक समावित किया हुआ है। ऐसे में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या है। तो दोस्तों, इस यूथ पाठशाला में आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, जिसकी जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई है देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द को बनाए रखने की, आतंकवाद को नियंत्रित करने की, वामपंथी उग्रवाद या फिर इसी तरह की जो अन्य उग्रवाद की घटनाएं हैं उनको रोकथाम करने की। इस क्रम में जो शुरुआत हुई थी वो बहुत हैरत अंगेज ढंग से हुई थी। आपको याद होगा 2008 में एक देश के लिए भारी आतंकवादी घटना घटित हुई थी और मुंबई के ताज होटल में पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों ने ज़बरदस्त हमला किया था। उसकी वानगी आपको याद होगी। इन चित्रों के माध्यम से आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से देश के सबसे प्रतिष्ठित होटल में ठहरे हुए विदेशी और देसी मेहमानों पर आक्रमण किया गया, उनकी हत्या की गई। इस जांच को यद्यपि तत्कालीन पुलिस, मुंबई पुलिस ने और अन्य जो एजेंसीज थी उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया और जांच भी हुई और उसके बाद परिणाम भी निकले। लेकिन ठीक उसी समय यह बात भी समझ में आ गई थी कि देश में एक ऐसी एकीकृत एजेंसी होनी चाहिए जो एजेंसी पूरे सिस्टम को मेंटेन कर सके और पूरे सिस्टम को एक सूत्र में बांध सके। इसीलिए तत्कालीन भारत सरकार ने जांच एजेंसी के लिए एकीकृत सूत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2000-1908 पारित किया और यह अधिनियम आगे चलकर 2009 में लागू हुआ। आपको याद होगा अमेरिका में भी इससे ही मिलती जुलती घटना घटित हुई थी 9/11 की, और उसके आधार पर अमेरिका में हवाई जहाज़ के माध्यम से बहुमंजिली इमारतों पर आक्रमण किया गया था और जिसमें हज़ारों लोगों की हत्या हो गई थी। यह एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर आक्रमण है और इसी तरह का आक्रमण हमारे देश में भी ताज होटल के माध्यम से हुआ और हमने भी इस गंभीरता को समझा। इस गंभीरता को समझने के बाद अगर हम बात करें और परिचय की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जिसने आतंकवाद को रोकने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई और इस एजेंसी को जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया वह महत्वपूर्ण दायित्व है देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपराधों की जांच करने का काम। हम आए दिन ऐसी घटनाओं को अपने देश में होते हुए देख रहे हैं जहां पर विदेशी सहायता से, विदेशी आतंकवादी गतिविधियों की सहायता से इस तरह की घटनाएं आमतौर पर हमारे यहाँ होती हैं और इसका प्रभाव संप्रभुता पर पड़ता है, देश की आज़ादी, देश की सुरक्षा पर पड़ता है और देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली गतिविधियां भी होती हैं। विदेशी जो एजेंसियां हैं और जो आतंकवाद के साथ लिप्त रहती हैं वो बाहर बैठकर कुछ लोगों को चुनती हैं और उनके माध्यम से सॉफ्ट टारगेट्स पर अटैक करती हैं और उन अटैक्स के माध्यम से पूरे देश के ताने बाने को हिलाया जाता है। इसके साथ साथ ये एजेंसी इस बात का भी दायित्व निभा रही है कि विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहें। कई बार हमने देखा है कि हमारे जिन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं उनमें भी
शत्रुता पैदा करने वाली कुछ एजेंसियां काम करती हैं। उनमें भी कुछ आतंकवादी लोग शामिल होकर के दो राष्ट्रों के बीच इस तरह का मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो एनआईए को ये दायित्व भी सौंपा गया कि वो विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखे और अगर कोई इसमें व्यवधान डालने की कोशिश करे तो उन पर भी अंकुश लगाए। आपको याद होगा 1945 का वह दिन जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम डाला था। परमाणु बम की ये जो घटना थी ये दो राष्ट्रों के मध्य होने वाली घटना थी, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में स्थितियां बदल गई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारे एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं जो इस फिराक में रहते हैं कि किसी न किसी रूप में उस देश में यदि परमाणु शक्ति है और परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो उन परमाणु इलाकों पर, उन संस्थानों पर, उन जगहों पर जहाँ पर परमाणु संयंत्र स्थापित है वहाँ पर आक्रमण कर दिया जाए ताकि बिना किसी ज़्यादा प्रयास के भारी जान माल का नुकसान हो जाए। एनआईए को इस बात का भी दायित्व सौंपा गया है कि परमाणु संपन्न जो हमारा जो देश है उसको ये भी दायित्व सौंपा गया है कि वो उनके बारे में होने वाले किसी भी अपराध पर अंकुश लगाए, नियंत्रण लगाए। तो इस तरह से 2008 में एक संस्था बनी और इस संस्था को ये अधिकार सौंपा गया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया। और बम्बई की घटना के बाद तत्कालीन जो सरकार थी उसने इस गतिविधि को स्थापित किया और उसको संचालित किया। हम देखते आ रहे हैं कि जब ये शुरुआत हुई थी तो प्रारंभिक तौर पर चूँकि कोई चीज़ सीखने में समय लगता है, तो जब इसका अस्तित्व आया, जब शुरू हुआ था और 2009 में जब इसको विधिवत काम करने के लिए सौंपा गया अधिकार, तो इसके क्षेत्राधिकार के मामले में भी सवाल उठे थे। आप देखेंगे कि एनआईए को जो दायित्व सौंपे गए वो दायित्व बड़े महत्वपूर्ण थे। एक ऐसी कानूनी एजेंसी के रूप में एनआईए उभर कर सामने आई जो भारत के नागरिकों पर, भारत देश के अंदर भी और जो भारत के बाहर रहते हैं उन पर भी उसको अधिकार सौंपा गया। यानी अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश करता है तो एनआईए को वहाँ पर भी दायित्व सौंपा गया है। सरकार में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियाँ करता है तो उन पर भी इस बात का दायित्व सौंपा गया है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अगर कोई इस तरह की गलत काम करेंगे तो उनको भी पनिश किया जाएगा, उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। एनआईए को भारत में पंजीकृत जहाज़ों और विमानों के लिए, जो जहाज़ हमारे यहाँ से सामान लेके जाते हैं और जो विमान आगे जाते हैं, अगर उनमें भी कोई इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं तो उन पर भी इसको लागू किया जाता है। इसके साथ साथ इस अधिनियम के अंतर्गत उन अपराधों की सूची बनाई गई जिन अपराधों के अंतर्गत मुकदमे चलाने का इनको अधिकार दिया गया है। और इसके अंतर्गत खासतौर पर आप एक अधिनियम था हमारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत पुलिस उन क्षेत्रों की जांच करती है, उन लोगों की सबकी जांच करती है जिनके बारे में इस तरह की गतिविधियां होती हैं। आप देखिए, बैग को हम बार बार ये पढ़ते भी आ रहे हैं कि लावारिस वस्तुओं को न छुएं, अगर कोई बैग पड़ा हो तो हाथ न लगाएं, पुलिस को सूचना दें। तो सामान्य रूप से पुलिस ऐसे काम करती है, लेकिन जब विशेष मामले होते हैं तो ये जांच एनआईए को मिल जाती है और वो विस्फोटक पदार्थों को, परमाणु गतिविधियों को और गैरकानूनी गतिविधियों को जांच करती है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एनआईए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सब गतिविधियों की जांच करने का काम करती है जिन गतिविधियों को लेकर कानूनी तौर पर हमको सामान्य रूप से अधिकार नहीं मिलते हैं। लेकिन जब से एनआईए की गतिविधियां शुरू हुई और एनआईए का काम प्रारंभ हुआ है, इसकी आलोचना का दायरा भी उतना ही बड़ा रहा है। साथ साथ कुछ लोग इसे एनआईए को भी सीबीआई की तरह सरकार का दूसरा तोता कहते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का वो प्रसिद्ध स्टेटमेंट जब सीबीआई के बारे में कहा गया था कि सीबीआई सरकारी तोता है और वही भाषा बोलता है तोता जिस भाषा को उसका मालिक उसे सिखाता है। एनआईए पर भी इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। और आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय 4 जून 2011 में लखनऊ में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हो रही थी। और उस समय चूंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर जो गतिविधियां और जांच पड़ताल चल रही थी,
उन जांच पड़ताल के अंतर्गत कुछ ऐसे नेताओं को, कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया था और उन पर जांच का काम चल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी को, जिनके बारे में अच्छा नहीं लग रहा था। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमकर हमला किया और कहा कि ये एनआईए जो है दूसरे राज्यों के संघीय ढांचे के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर दखल देने का काम कर रही है। दोस्तों, ये बात सच है कि जैसे सीबीआई जांच पड़ताल करने के लिए दूसरे राज्यों में चली जाती है और ठीक उसी तरह से एनआईए को भी ये दायित्व और ये अधिकार मिला। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उस समय के जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनका दावा, ये उनका कहना था कि क्या एनआईए बिना किसी राज्य की स्वीकृति और अनुमति के दूसरे राज्य में जाकर अपराधियों को पकड़कर उन्हें कानून की व्यवस्था के नाम, बनाए रखने के नाम पर जांच एजेंसी के दायरे में लाकर परेशान करने का काम कर सकती है? प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का एनआईए के साथ जब रूबरू हुए तो उन्हें वो सारी प्रक्रिया समझ में आई और तारीख बदली। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के बनने के बाद एनआईए को लेकर उनकी पुरानी सोच भी बदल गई और उसके बाद संसद में एनआईए का एक संशोधन बिल 2019 में पारित किया गया और इस बिल में आपको आश्चर्य होगा, वो सारे अधिकार जिनकी पहले विपक्ष के लोग आलोचना किया करते थे, वो सारे अधिकार एनआईए को दिए गए। और अब आतंकवादी जांच के नाम पर हमलों की जांच करने के लिए एनआईए को केंद्र सरकार के आदेशों की ज़रूरत है, केवल राज्य सरकारों से अब किसी भी प्रकार का आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एनआईए का जो कार्यक्षेत्र है अब, वह कार्यक्षेत्र पूरा देश हो गया है। एनआईए बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के अगर आतंकवाद की घटना हो रही है, अगर नकली नोट छापने का काम हो रहा है, अगर मानव तस्करी हो रही है, अगर परमाणु गतिविधियों से संबंधित कोई एक्टिविटी हो रही है, तो पूरे देश में बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और इस इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा देश खड़ा होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल जब संसद में रखा 2019 में, तो कहा था कि पूरा देश एनआईए के साथ खड़ा है, संसद उनके साथ खड़ी है और हम ऐसी कोई गतिविधि नहीं होने देंगे जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को परिवर्तित करने का काम करे, तोड़ने का काम करे। अब देखिए, भूमिका बदल गई है। जो आलोचना पहले नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वह आलोचना अब विपक्ष करने लगा है। विपक्ष कह रहा है कि अब केंद्र सरकार ने पूरे देश को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया है। ये बड़ी विचित्र बात है। यही आरोप पहले विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी और अब यही आरोप विपक्ष में रहते हुए दूसरे दल, कांग्रेस सहित अन्य दल, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है कि एनआईए में एक शब्द है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन, जांच एजेंसी। अब आप किसी भी कानूनी प्रक्रिया को अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक एजेंसी दो तरह के काम एक साथ कैसे कर सकती है। या तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या फिर वो प्रोसिक्यूशन कर सकती है। प्रोसिक्यूशन में आप उस मुकदमे को चलाने का काम और दंड दिलवाने तक का काम करते हैं। जांच करने वाली एजेंसी और मुकदमे तक पहुंचाने वाली एजेंसी दो भिन्न होनी चाहिए। पूरे देश में इस पर समय समय पर बहस होती रही हैं, लेकिन एनआईए के मामले में या भारत में दूसरी जितनी भी इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसियां हैं, उन सब मामलों में यही एक प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है। एनआईए को भी यही अधिकार दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्राप्त सारे तथ्यों को, सारे प्रक्रियाओं को जोड़ने के बाद वो इन सारे सिचुएशंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन करने का काम भी कर सकती है। अब प्रोसिक्यूशन का मतलब सबूत इकट्ठा करना, सबूत इकट्ठा करने के साथ साथ मुकदमे की कार्यवाही के लिए चार्जशीट दायर करना, वहाँ तक इस मुद्दे को ले जाया जाता है। इस मामले में जो पश्चिम की प्रक्रिया है वो थोड़ी भिन्न है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रोसिक्यूशन का काम FBI एजेंसी के पास न होकर अन्य संस्था के पास दिया गया है। यानी वहाँ पर
FBI जो है वो केवल जांच करने का काम करती है, और दूसरी जो संस्थाएं हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट है वहाँ पर, वो इस जस्टिस डिपार्टमेंट इसको इस जांच के आधार पर मुकदमा दायर करने का काम करता है। ब्रिटेन में भी यही प्रक्रिया है। ब्रिटेन में भी जांच करने का काम एक अलग संस्था करती है, और प्रोसिक्यूट करने का काम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के नाम से एक अलग संस्था है, उसको ये दायित्व सौंपा गया है। ये भारतवर्ष में मालेगांव में जब धमाका हुआ था और उसके बाद जो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के काम शुरू हुआ था, उन सारे संदर्भों में अभियुक्तों को लेकर नरमी 2015 में आरोप लगाया गया था कि साहब अभियुक्तों को लेकर नरमी बरती जा रही है, और उन पर किसी एजेंसी के द्वारा, बाहर की कोई संस्था है जो NIA को गाइड करने का काम कर रही है। हम इस आलोचना के साथ नहीं हैं। NIA को पूरी तौर पर स्वतंत्रता मिली हुई है, और NIA उन सारी गतिविधियों के साथ काम कर रही है, शक्ति के साथ, ताकत के साथ काम करती है, जिन शक्ति और ताकत को लेकर हम NIA के गठन की कल्पना की गई थी। NIA के अधिकारी किसी भी स्थिति में नरमी बरतने का काम, आरोप भले ही कितने ही लगते रहे, लेकिन वो अपने अनुसार कानून व्यवस्था में काम करते हैं, और वो नरमी बरतने जैसी कोई काम नहीं करते हैं। लोकसभा में जब 2019 में जब बहस हो रही थी, और कांग्रेस के नेता मनीष तिवाड़ी कह रहे थे कि मनीष तिवाड़ी कह रहे थे कि साहब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए, और साथ साथ प्रोसिक्यूशन करने वाली संस्था अलग होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य सांसद होने के नाते ये सुझाव दे रहा हूँ। लेकिन किसी सरकार ने, न तो पूर्ववर्ती सरकारों ने और न इस सरकार ने, इस तथ्य को स्वीकार किया है। हालांकि इस तरह के जो आलोचनाएं हैं वो अनेक पुराने जो लॉयर्स हैं, प्रशांत भूषण से लेकर के और दिग्विजय सिंह और अन्य जो अधिकारी हैं, अन्य जो वकील रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे सब इस तरह के अपने अपने तर्क देते रहे हैं। NIA की सफलता की अगर हम बात करें तो आज NIA का गठन हुए लगभग 13 साल पूरे हो चुके हैं, और NIA लगातार जांच करने का काम कर रही है। किसी संस्था की प्रतिष्ठा और उस संस्था के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझना, ये निर्भर करता है उस संस्था के द्वारा की गई जांच के बाद दायर किए गए मुकदमे, और मुकदमों के बाद मिलने वाली सफलता, यानी अपराधियों को हमने बिहाइंड द बार कितने लोगों को वहाँ तक पहुँचाया है। इस संबंध में अगर हम बात करें तो 2009 से लेकर 2014 तक का जब कार्यकाल था कांग्रेस का, उस समय NIA ने 80 मामले दर्ज किए थे, और इनमें 38 मामलों में मुकदमे दायर करने के बाद फैसले आए थे, और लगभग 80% उस समय तक NIA की सफलता हुआ करती थी। मई 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद NIA की गतिविधियां तेज हुई हैं, और इन्होंने अपने तेज गति के साथ मुकदमे में अपने रेशो को बढ़ाया है। सरकार के दावे की बात अगर हम छोड़ भी दें, तब भी जो फैक्ट हमारे सामने हैं, उन फैक्ट से ये पता चलता है कि NIA तेज गति से जांच करती है, विशेषज्ञों की सहायता लेती है, और विशेषज्ञों की सहायता लेने के साथ साथ NIA उन सब फैक्ट्स को चेक करती है जिन फैक्ट्स के आधार पर अपराध होना सिद्ध होता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब NIA, आलोचक, बाहर बैठे हुए जो आलोचक हैं और समीक्षक हैं, वो कहते हैं कि साहब NIA समय के साथ अभियुक्तों को रियायत देते हुए अदालत की जब सुनवाई हो रही होती है तो उन्हें कुछ छूट प्रदान कर देती है। हम इस तथ्य से सहमत नहीं हैं, क्योंकि सरकार जिन मुद्दों के साथ काम कर रही होती है उनमें इस तरह की संभावनाएं नहीं होती हैं, और न्यायपालिका स्वयं प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों और उनके जांचों को पूरी तौर पर देखती है, और देखने के बाद विस्तार से उन पर अपना फैसला देती है। NIA के द्वारा जो जांच की जा रही है, भले ही आलोचनाएं उसमें कितनी भी की जाएं, लेकिन फैक्ट ये है कि NIA तथ्यों के आधार पर विशेषज्ञों की सहायता से, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, कानून विशेषज्ञों की राय लेकर
पूरे प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर सरकार के सामने अपनी अदालत के सामने अपनी बात रखती है, सरकार को भी उन सारी गतिविधियों से अवगत कराती है और न्यायालय उन सारी प्रक्रियाओं को जांचने के बाद, देखने के बाद फैसला देने का काम करते हैं। इसलिए एनआईए की यह आलोचना समुचित प्रतीत नहीं होती है कि एनआईए लोगों को तंग करता है या एनआईए सरकार के इशारे पर काम करता है। कम से कम एनआईए पर इस तरह का जो आरोप लगाया गया है कि एनआईए भी सीबीआई की तरह दूसरा तोता बन गया है, वो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि अमेरिका में और दूसरे देशों में भी इस तरह की बात सामने आती है और कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी और बहुत खर्चीली होती है। लोग ऐसा कहते हैं कि इसके आधार पर अभियुक्त चूँकि पहले ही 5-6 साल जेल में रह चुका होता है, तो कहा जाता है कि ज़्यादा मुकदमा न चले लंबा और कानूनी कार्रवाई न हो तो उन्हें एनआईए के द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि बेहतर होगा कि तुम्हारे खिलाफ सारी जांच पड़ताल चल रही है, इसलिए तुम स्वयं अपना गुनाह कबूल कर लो। इस पूरी प्रक्रिया को हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि न्याय प्रक्रिया में इस सारे आधार को लेकर हम कहीं से भी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन आतंकवादी गतिविधियों के रोकने के बारे में एनआईए की सफलता को कम करके नहीं आंक सकते हैं। एनडीए की जब सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद एनआईए जिन जांचों को कर रही थी तो ये कहा गया कि जांच में हस्तक्षेप हुआ और इस तरह के आरोप लगे कि असीम आनंद का मामला हो या फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मामला रहा हो उन्हें, या फिर सुनील जोशी का मामला रहा हो, उन्हें विशेष तौर पर रियायतें मिली एनआईए के द्वारा। इस पूरी प्रक्रिया में अजमेर ब्लास्ट का मामला भी हमने देखा है और अजमेर ब्लास्ट वाले मामले में भी प्रचारक देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल, इंद्रेश कुमार, इन सबको भी बरी किया गया था, तो ऐसे सवाल उठने स्वाभाविक थे। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया था और उन्हें एनआईए के द्वारा काफ़ी हद तक परेशान किया गया, इस तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिल गई और अब तो सबको मालूम ही है कि वो इस समय सांसद भी हैं। तो लोग सवाल पूछते हैं, लोग आलोचना करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद आतंकवादी हमलों में शामिल इस तरह के लोगों को छूट दी गई है, या इस तरह के लोगों को अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो आरोप लगाते हैं और अमित शाह से सवाल भी पूछते हैं। वो कहते हैं क्या अदालत में चार्जशीट जो शामिल कर दी गई है उनके बाद भी आप उसमें बदलाव कर रहे हैं, क्या चार्जशीट को कमज़ोर किया जा रहा है। इस तरह के आरोप अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा समय समय पर लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनआईए की विश्वसनीयता कम हुई है। उसका कारण है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ और मैं इस आधार पर इस तथ्य को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनआईए की विश्वसनीयता का जहाँ तक सवाल है, वो विश्वसनीयता का सवाल उन सारी प्रक्रियाओं को लेकर उठता है जिन प्रक्रियाओं को परिणाम तक पहुँचाया जाता है। हम ये बात बहुत समय से कहते आ रहे हैं और मैं लगातार इस बात को आपसे दोहरा रहा हूँ कि एनआईए द्वारा जितनी जांचें की गई हैं उनका अगर आप टोटल आज तक का रेशो निकालेंगे तो 93% से भी ज़्यादा मामलों में एनआईए ने सफलता प्राप्त की है। ये विश्व की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, आपको इस बात से संतोष होगा कि भारत की जो जांच एजेंसी है उसने अब तक 93% मामलों में सफलता प्राप्त की और विश्व में तीसरे नंबर की सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में एनआईए को जाना जाता है। तो एनआईए के खिलाफ जितने भी आरोप समय समय पर विपक्ष के द्वारा लगाए गए या दूसरे दलों के द्वारा लगाए गए हैं, मैं राजनीतिक तौर पर उसको खारिज करने योग्य मानता हूं, क्योंकि प्रतिपक्ष में जब भी कोई रहता है तो इसी आधार पर आरोप लगाने का काम करता है। हम राजनीतिक लोग कहते हैं कि राजनीतिक दबाव में किसी को फंसाया जाता है और प्रोसिक्यूटर उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाते हैं, लेकिन हमारे जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका लगातार इसमें काम करती रही है और न्यायपालिका ने इस सारे मुद्दों को बहुत बखूबी हैंडल किया है। संसद में जो एनआईए का संशोधन बिल 2019 में पारित हुआ था, उसके माध्यम से जो खास 3 बातें हुई थी वो देखिए क्या क्या परिवर्तन और संशोधन किए गए थे। पहला संशोधन ये हुआ कि एनआईए
जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में बना था, उस एक्ट के साथ साथ यूपीए एक्ट 1967 में जो बना था, उन अपराधों में भी जांच कर सकती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे वो उसमें महत्वपूर्ण बात है मानव तस्करी, जाली नोट, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण, बिक्री, साइबर अपराध, इन सारी चीज़ों को भी हमने इसके अंतर्गत शामिल होते हुए देखा है। तो एनआईए को ये जो अधिकार मिले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरे जो एजेंसीज हैं उनकी अपने दायरे हैं, सीमित दायरे हैं, लेकिन एनआईए पुलिस अधिकारियों, अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के पूरे देश में इस तरह के मामलों में छानबीन करने का काम कर सकती है। इस बिल के पारित हो जाने से अब एनआईए भारत सहित विदेशों में जाकर भी इनकी जांच कर सकती है। आप संसद ने जो कानून बनाया और कानून बनाने के बाद जिस तरह की प्रक्रिया इसमें शामिल हुई थी और एनआईए ने अपना एक ध्वज लेकर के, झंडा लेकर के जिस तरह से काम किया था, उसके अंतर्गत एनआईए लगातार काम कर रही है और अपराधियों पर, खासतौर पर आतंकवादियों पर नियंत्रण करने का काम एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा जो इस एक्ट में संशोधन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपको समझना चाहिए। यूथ पाठशाला में शामिल होने वाले मेरे नौजवान दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि एनआईए के द्वारा जांच करने के बाद, जांच करने की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, उन स्पेशल कोर्ट बनाने का काम अलग से किया गया है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार इस तरह के कोर्ट बना रही है। ये जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ, इससे कानून की प्रक्रिया को तेज गति मिली है और केंद्र सरकार ने स्वयं हाई कोर्ट के जजेज की सिफारिश के आधार पर एनआईए के मामलों में प्राप्त होने वाले मुकदमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का काम किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनआईए की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम और लोकतंत्र के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत ओवैसी जैसे लोग भी हैं जो आरोप लगाते रहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विपक्ष में बैठने वाले लोगों का काम सरकार की आलोचना करने का होता है। ओवैसी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं, वो बार बार सरकार पर प्रश्न उठाते रहते हैं। वे कहते हैं कि ये चुनावी मसले हैं, चुनावी मामलों को लेकर आप इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं, लेकिन सरकार ने इन सारी बातों को कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव के आधार पर उन आलोचनाओं को नहीं स्वीकार किया। हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए। एनआईए पर जाहिर सी बात है, इसके एक्ट में भी शामिल है, गृह मंत्रालय के अधीन एनआईए को लाया गया है और गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इसको दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। एनआईए कोर्ट के बारे में जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जब सिफारिश करते हैं तो उसके आधार पर कोर्ट गठित किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार की भूमिका साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्या हम ये मान लें कि इन सारे आधारों पर केंद्र सरकार द्वारा जो गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं वे गतिविधियां इसकी विश्वसनीयता को समाप्त करती हैं? आलोचक भले ही कितना ही कहें, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, अपराधों की तस्करी को रोकने के लिए, नकली नोटों की जो खेप पूरे देश में चारों तरफ से आ रही है उसको रोकने के लिए एनआईए काम कर रहा है। नकली नोटों की प्रक्रिया के बारे में आपको याद होगा कि हमने देखा है कि किस तरह से भारत सरकार के द्वारा लगातार इस सारे पूरे सिस्टम को प्रभावित किया गया। जब नोटबंदी का सरकार ने ऐलान किया था तो नोटबंदी के ऐलान के बाद ये कहा गया था कि साहब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अब नकली नोट न चलें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक पूरा लंबा चौड़ा जाल काम करता है और अपराधी गिरोह इसमें काम करते हैं और देश में ऐसे नौजवानों को गुमराह किया जाता है जो लोग नकली नोट बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। और नकली नोट बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद ऐसे लोग सीमा पार से भी नकली नोट यहाँ आते हैं और यहाँ भी कुछ इस तरह के कारखाने बना करके समय समय पर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम करते हैं। एनआईए ऐसे मामलों में भी जांच करती है और जांच करने के बाद उनको पकड़कर समुचित कार्रवाई करके उनको दंड देने का काम करती है। इसी तरह से आप देखिए कि एक
मानव तस्करी का जो मामला है वो भी हम देखते हैं। ये भी एक गंभीर मामला है और बालिकाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, ख़ास तौर पर गरीब तबके के लोगों को तस्करी करके और विदेशों में ले जाया जाता है और उनको अनुचित तरीके से जहाज़ों में भर के और सीमा पार करके इधर उधर उनको ले जाया जाता है और उनको बेच दिया जाता है। NIA इस दिशा में भी काम कर रहा है कि मानव तस्करी का काम न हो, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के द्वारा अगर मानव तस्करी को नहीं रोका जाता है तो ये राष्ट्र की बदनामी ही नहीं है बल्कि मानव गरिमा के खिलाफ भी बनता है ये सारा मामला। और दूसरी एजेंसियां इस तरह का काम नहीं कर सकती हैं। इस काम को एक एकीकृत एजेंसी के रूप में ही हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो NIA ने इसमें बहुत बखूबी काम किया है और देश के जो बॉर्डर्स हैं हमारी, उन बॉर्डर्स पर इस दिशा में सक्रिय रहकर प्रभावशाली ढंग से मानव तस्करी को रोकने का काम किया है। इसी प्रक्रिया के तहत जांच की जो हमारी जो एजेंसियां वो सतर्क रहकर, ख़ासतौर पर जो हवाई अड्डे हैं हमारे और जो हमारे बाहर से आने वाले जो जहाज़ जहां पर हमारे रुकते हैं वहां जांच पड़ताल का काम बहुत पुख्ता किया गया और टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होकर के NIA उन सारे काम को करता है। उसमें प्रशिक्षित और दक्ष लोगों को, जिसमें इंजीनियर्स की सहायता ली जाती है, जिसमें दूसरे विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है और उन सारी जांच पड़ताल को प्रभावी ढंग से अंजाम तक पहुंचाया जाता है। सरकार लगातार ऐसे मामलों में सतर्क रहती है और केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय NIA की गतिविधियां और उनकी रिपोर्ट के आधार पर लगातार देश में आवश्यकता के अनुसार दिशा निर्देश देते हैं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में तालमेल बिठाने का काम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जब NIA इस तरह की रिपोर्ट देता है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर वो मामला चाहे वित्त मंत्रालय का हो या फिर वो दूसरे अन्य मंत्रालयों का हो, उन सारे अधिकारियों के साथ समुचित तालमेल करने का काम किया जाता है। इसी तरह से एक और मुद्दा जो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण उभर कर सामने आया और आपने देखा भी होगा कि NIA को एक और दायित्व सौंपा गया है, वो ड्रग की तस्करी के मामले में, जो पूरे देश में अखबारों के माध्यम से ऐसी रिपोर्ट्स और TV चैनल्स के माध्यम से ऐसी रिपोर्ट पूरे देश में लगातार हमें पढ़ने सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि तस्करी करके बाहर के देशों से ड्रग्स को लाया जा रहा है। और अभी पिछले दिनों आपको याद भी होगा, आपने वो समाचार पढ़े होंगे कि 36,000 करोड़ का स्मैक, हेरोइन और अन्य जो ड्रग्स थी वो गुजरात बॉर्डर के माध्यम से भारत में प्रवेश कराने की तैयारी की गई थी। सतर्क रहकर भारत की NIA जैसी एजेंसियों ने उस पर काम किया और उस सामान को, उन ड्रग्स को वहीं पर पकड़ लिया गया। लेकिन ये कान खड़े करने वाली घटना है, इससे सतर्क होने की आवश्यकता है। हमारी जो सीमाएं हैं वो बहुत व्यापक हैं, थल सेना की सीमा भी व्यापक है और जल सेना की भी व्यापक है हमारी, और यहाँ कहीं से भी हम चारों तरफ से ऐसे राष्ट्रों से घिरे हुए हैं जहाँ से भारत को कमज़ोर करने की साजिश और षड्यंत्र लगातार होते रहते हैं। और इस तरह की जो ड्रग्स हैं, वे ड्रग्स अगर हमारे देश में आती हैं तो स्वाभाविक जाहिर सी बात है कि उसका असर देश की युवा पीढ़ी पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ इस तरह के पेडलर घूम रहे हैं जो उन ड्रग्स को लेकर के, नशीले पदार्थों को लेकर के हमारे युवाओं तक पहुँचाने का काम करते हैं और छोटे छोटे स्थानों पर बच्चों तक को इसमें लपेटने की कोशिश की जाती है। इसलिए आप देखिए कि ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो उनको हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ उस पर काम करती हैं और उनको रोकने का काम करते हैं और NIA इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इस सारे सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो अपराधी हैं हमारे, उन अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने में, फिर चाहे वो मानव तस्करी का मामला हो या फिर वो ड्रग्स का मामला हो या आतंकवाद का मामला हो या फिर नकली नोटों का मामला हो या देश के भीतर कोई षड्यंत्र करने का काम हो, हमारी NIA जांच करने के बाद पकड़े गए अपराधियों को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कानूनी दायरे में लाकर दंड के मुकाम तक उनको पहुंचाती है, कोर्ट के द्वारा उनको सज़ा दिलाने का काम करती है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि NIA ने भारी सफलता प्राप्त की है। और आज अगर आप राष्ट्र की बात करें तो NIA के प्रति बेहद सम्मान, समर्थन और सहयोग का भाव NIA के प्रति देश की जनता में है। तो इस तरह दोस्तों, आज हमने यूथ पाठशाला में उन सारे मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है जिन मुद्दों को लेकर हम ये कह सकते हैं कि एक सतर्क, एक चैतन्यवान, एक जागरूक भारत इस दिशा में खड़ा हुआ है
और आप इस यूथ पाठशाला में शामिल हुए हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा और आप इन फैक्ट्स के साथ कितने संतुष्ट हैं और कितनी जानकारी में आपकी वृद्धि हुई है, इन सारे मुद्दों पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आपके कभी सवाल हों तो हमारे किसी एपिसोड में जब हम लाइव करें तो अपने सवालों को भी पूछें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम जो लगातार ये नए एपिसोड तैयार कर रहे हैं और यूथ पाठशाला में उनको अपलोड कर रहे हैं, हमारे विभिन्न चैनल्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक लाइव हो या अन्य दूसरे जो हमारे संस्थान हैं, उनमें हम इसको लेकर आ रहे हैं। आप इनसे जुड़ें, अपने साथियों को इसके साथ जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।